दादी मैं बनी हूँ तो नेक कौन देगा। बाहर नगाड़े वाले की धमक धम जोरों पर थी। सुरेखा अपनी बेटी को सीने से लिपटाए सुला रही थी। वैसे इसे इतने शोर शराबे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मस्त सो रही है, अब रात को देर तक जगाकर खेलेगी। जब मुझे जोरों से नींद आएगी और घर में कोई गोद लेने को तैयार नहीं होगा, मतलब जब सब गहरी नींद होंगे, तब खूब खेलना चाहेगी। अभी अभी तालाब पूजन की रस्म से लौटकर घर वापस आए हैं। खूब बाजे गाजे के साथ गए थे। नगाड़े वाले अभी भी बाहर ढोल बजा रहे हैं। घर के छोटे बच्चे और बड़े सभी खूब नाच रहे हैं। नगाड़े वाले भी जाने की जल्दी नहीं है, और हो भी क्यों, खूब न्यौछावर जो मिल रहा है। अब जब तक रुपए बटोर सकेंगे खूब मस्ती में बजाएंगे। सुरेखा ने बिटिया को लिटाकर बालकनी से नीचे झांका। बिटिया की मालिश वाली, काम वाली सभी इस अवसर पर नेक मांग रहे हैं। बिटिया की बरही पूजन है, इससे अच्छा सु अवसर कहाँ मिलेगा नेक मांगने का। अब नेक की खूब कही। माँ कहकर गई थी बड़ी दीदी ननद के लिए और देवर दोनों को सोने की अंगूठी देना है नेग में। याद आते ही सुरेखा को तत्परत से कुछ याद आया। बिटिया को सोते देखकर जल्दी जल्दी अलमारी खोलकर ढूंढने लगी। दीदी की रात की ट्रेन है, अभी सासू माँ आकर कहेंगी निकाल के रखें तुमने जेवर। देवर भी बाहर पड़ता है, वह भी कल चला जाएगा। दोनों को नेक देना होगा। बहुत खखोलने के बाद मिल ही गई वो पोटली जिसमें शादी की अंगूठी, कान के बूंदे रखे थे। हाथ में लिए तो यादें बरबस ही उमड़ने लगी। हर चीज अपने साथ कितनी यादें समेटे होती हैं। सुरेखा अपनी पढ़ाई पूरी करके पास ही के एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाने लगी थी। शाम को क्लासेस लेने होती थी। कोचिंग अच्छी चलती थी। सुरेखा के पढ़ाने का तरीका बहुत उम्दा था। उसे अच्छे पैसे मिलते थे। उसी दौरान अपने पैसे जोड़कर मम्मी के साथ उसने ये अंगूठी और बूंदे खरीदे थे, जिन्हें मम्मी ने छुपाकर सुरक्षित रख दिया था। जब सुरेखा की शादी तय हुई तो शादी के ढेरों सारे खर्चों के बीच पापा जेवर खरीदने जाने लगे, तो सुरेखा ने मम्मी से जिद करके वो अंगूठी और बूंदे लिए और पापा के हाथों में रखकर कहा था, ये लीजिए पापा, ये मैंने खरीदे थे अपने पैसे जोड़कर। मम्मी के साथ जाकर ये चीजें मत खरीदिएगा, कुछ खर्चा कम हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से पापा माने, वो भी इस वादे के साथ कि पैसे होने पर तुझे दूसरा दिलाऊंगा। और ये अंगूठी कितनी सुंदर और कितना चमकीला नग लगा है इसके बीचों बीच। ये पापा को शादी में मिली थी, कितनी भारी और सुंदर है। इसे पापा ने निश्चल सुरेखा के पति को तिलक में पहनाई थी। मम्मी कहती भी रही गई थी कि ये आपकी निशानी है, आप अपने पास रखिए, कोई दूसरा खरीद लेते हैं दामाद जी के लिए। मगर पापा ने कहा कोई बात नहीं, अपने बच्चों के पास ही रहेगी। निश्चल को सुबह पूजा में बैठते समय सुरेखा ने ही जबरदस्ती पहना दिया था। उनको वैसे भी जेवर से बड़ी उलझन होती है। पूजा खत्म होते ही उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रख कर चले गए थे। वो तो गनीमत है, मैंने देख लिया और सुरक्षित संभाल कर अलमारी में रख दिया। कितनी सुंदर है मेरे पापा की शादी की निशानी। मगर अब कोई बात नहीं, हम लोग फिर से पैसे जोड़कर खरीद लेंगे। मगर कितने दिन लगेंगे? सर्विस पर घर से बाहर रहते हैं, सारी तनख्वाह जरूरी खर्चों में ही निकल जाती है। आंखों के कोर गीले से हो रहे हैं, कहीं फूट कर रुलाई न आ जाए। माँ के सीढ़ियों से ऊपर आने की आहट आ रही है। सुरेखा ने झट से अपने आप को संभाला। अभी माँ पूछेंगी तुमने नेग निकाल कर रखा। दरवाजा खुला और माँ भीतर आईं। दीदी आ रही है और दीपू देवर भी। अभी दोनों को ही नेक दे दो, आज शुभ अवसर पर सब काम निपट जाए। दीदी और देवर दोनों को अंगूठी ऐसे शुभ अवसर पर बार बार नहीं आते। जी माँ, ये लीजिए। सुरेखा ने सासू माँ के आगे हाथ फैलाकर खोल दिया। शायद बहुत तेज से भींच रही थी, इसीलिए पसीने से
गीली हो गई थी। अपने सारे एहसासों, भावनाओं, यादों को जिस मुट्ठी में समेट रखा था, वो अब सासू माँ के सामने खुल पड़ी थी। अरे पगली, ये क्या है? माँ ने आश्चर्य से पूछा। माँ, आपने कहा था ना कि नेक देना होगा। जबान ऐसी लड़खड़ा रही थी जैसे हकला कर बोलती हो। दादी, मैं बनी हूँ तो नेक कौन देगा? अरे मैं दूंगी अपने बच्चों को नेक। ये लो, ये रही मेरी ये अंगूठियाँ। दीदी और अपने देवर को पहना देना। क्या मैं जानती नहीं हूँ कि तुम्हारे पास कितने जेवर हैं? ज्यादा होते तो भी ना लेती। जब ईश्वर तुम्हें अवसर देंगे दादी नानी बनने का, तब तुम बांटना। अभी मेरी बारी है, तभी मैं कहूँ मेरी फूल सी बहू का मुंह इतना कुम्हलाया सा क्यों है? अब तक सुरेखा फबकते हुए सासू माँ के सीने से लग चुकी थी। निश्चित तौर पर वो भी इस अवसर पर नेक देना चाहती थी, मगर जितनी उसकी समाई हो, जितना चादर के भीतर ही पैर फैले। फिर अभी सभी चीजों में बहुत पैसा खर्चा हो गया है। बड़ी दीदी और देवर कमरे में आ चुके थे। देखो अपनी प्यारी ननद के जाने पर कैसी रो रही है। आखिर अपनी बहू के आंसुओं का सम्मान करना वो भी जानती थी। इसीलिए सास बहू के बीच क्या बातें हुई वो छिपा ले गईं। बड़ी दीदी और दीपू माँ से अंगूठी पाकर खुशी खुशी बोले, आज निकले हैं माँ के जेवर। लो भाभी के पैरों में मेरी ये पायल पहना दो। इतनी मोटी पायल अब मैं कहाँ पहनूंगी? अब बहू छम छम करती घर में घूमेगी तो अच्छा लगेगा। मुझे दादी की पदवी जो दी है, ये नेक मेरी ओर से मेरी बहू को। सुरेखा अब भी आंसू पोंछ रही थी। इतनी प्यारी ससुराल पाने पर तो थोड़े बहुत खुशी वाले आंसू तो बनते हैं ना। इतनी पंचायती ना ही करो आंटी। सुबह की ठंडी ठंडी हवा में टहल कर आना मतलब कि पूरे दिन के लिए बहुत बहुत फ्रेश महसूस करना। सच कितना अच्छा महसूस हो रहा है। मैं इतने दिनों से समय ही नहीं निकाल पा रही थी, आज निकली तो कितना अच्छा लगा। रीना मन ही मन सोचते हुए चली आ रही थी, चलो आज अच्छे वाले मन और मूड से बहुत सारे वो काम निपटाऊंगी जो बहुत दिन से पेंडिंग थे। घर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि ममता जी मिल गई। बिट्टू कहाँ है? दिखाई नहीं पड़ रहा आजकल। उन्होंने आंखें नचाते हुए पूछा। और कहाँ होगा आंटी, घर पर ही है। कब से जग कर पढ़ाई कर रहा है। चलूं चाय के साथ उसे कुछ खाने को बनाकर दूं। अच्छा, पिछले साल तो बाहर गया था ना कोचिंग करने? हाँ आंटी, इस साल घर पर ही पढ़ाई कर रहा है। अच्छा, बहुत बड़ी कोचिंग में पढ़ने गया, सिलेक्शन नहीं हुआ कहीं? वैसे इस साल भी कई परीक्षाओं के रिजल्ट आ गए हैं। हाँ, जब मेरे बेटे का कहीं सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको फोन करके खुद बता दूंगी। आप अनावश्यक परेशान ना हो। अपने घुटने का दर्द, अपनी बहू की शिकायतें, अपनी बिटिया के ससुराल वाले, अपनी लाइफ से मतलब रखिए ना। कहना तो चाहा मगर कहीं नहीं सकी। सारे अच्छे वाले मूड की तो वैसे भी ऐसी की तैसी हो गई थी। क्यों दिखाई पड़ गई? जरूर पिछले जन्म में कुछ पाप किए होंगे जो ऐसी पड़ोसन मिली है। इनका मुंह ही दिख जाना अच्छे खासे मूड का सत्यानाश करने के लिए काफी है। फिर ऐसी जहर उगलने वाली बातें भी सुनना। मैं ही क्यों सुनकर रह जाती हूँ, उन्हें सुनाने के लिए मेरे पास भी कितना कुछ है। फिर मुझे उन्हें देखते ही त्वरित गति से कुछ कहना याद क्यों नहीं आता। रोमा मंदिर में कीर्तन में आई हुई थी। सुरीले भजनों के साथ दिल और दिमाग को कितनी शांति मिलती है। सभी महिलाएं भक्ति रस में डूबी हुई थीं। रोमा, ओ रोमा, पीछे पलटकर देखा तो सुषमा जी उसे बुला रही थीं। अरे आप कैसी हैं? बिटिया की शादी तय हो गई है, पता है ना तुम्हें? हाँ, बहुत बहुत बधाई हो। अरे तुम भी कब कर रही हो शादी? मेरी बेटी की अभी पढ़ाई चल रही है, उसकी तो। अब रे, मेरी बेटी को देखा, फटाफट शादी तय कर दिया मैंने। अरे भाई, हमें तो ज़्यादा देर नहीं करना, झटपट शादी तय कर दिया हमने। मेरी बेटी तुम्हारी बेटी से
एक क्लास छोटी थी ना स्कूल में। देखो, तुम्हें पीछे छोड़ते हुए मैंने पहले शादी तय कर दी अपनी बेटी की। तुम भी सोच लो, कहीं पिछड़ न जाओ। बेहाई से खी करते हुए सुषमा जी ने घमंड से अपनी गर्दन झटक दिया। कोई दौड़ हो रही है क्या सुषमा जी, जिसमें आपकी बेटी पहले शादी करके आगे हो गई और मेरी बेटी पिछड़ गई? कंपटीशन की तैयारी कर रही है, जब तक जितना चाहेगी पढ़ेगी। किसी अच्छी सर्विस में सिलेक्शन हो जाने का मतलब भी समझ में आता है आपको? कितना समय, कितनी ऊर्जा लगती है। मेरी बेटी को अपनी ज़िंदगी में क्या करना है और कब करना है, ये ना किसी दूसरे के परेशान होने का विषय है, ना ही इसकी आवश्यकता। ऐसे ही बहुत कुछ खरी खरी सुनाने की इच्छा हुई, मगर उसके संस्कारों ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। कीर्तन से मन में ढेर सारा गुस्सा और आसंत मन लेकर रोमा घर लौटी। अभी तक तो नहीं था, मगर ना जाने आज क्यों लगा कि क्या वाकई वो पिछड़ रही है। मगर किससे? अरे आज ये मामी सास का फोन कैसे आ गया? निधि ने फोन उठाते हुए स्क्रीन पर आ रहे नंबर को देखकर सोचा, जल्दी बात करती तो नहीं है। नमस्ते मामी जी, कैसी हैं आप? इधर उधर की दो चार बातें करके मामी जी ने कहा, अरे मेरी बहू की गुड न्यूज़ है, दूसरी बार दादी बनाने जा रही है मुझे। तुम्हारी बिटिया का कोई शुभ समाचार नहीं है क्या? पिछले साल शादी हुई थी ना, 1 साल तो हो गए हैं ना। मामी जी व्यंग भरे कटाक्ष के साथ अपनी जहरीली बातें को तीर छोड़ कर बेहाई से हंसते हुए फोन पर बोल रही थी। मामी जी, आपकी इतनी वेल एजुकेटेड बहू को आपने सिर्फ गृहस्थी संभालने में झोंक रखा है, जबकि पहले तो कहती थी कि मैं पढ़ी लिखी बहू लाऊंगी, उसका भी वैसे ही करियर बनाऊंगी जैसे अपनी बेटी का बनाने में मदद किया है। अब क्या हो गया? और हाँ, आपकी बेटी ने तो शादी के 4-5 साल बाद बेबी प्लान किया था ना। और बहुत सारी ऐसी ही पंचायती औरतें आपसे शादी ब्याह जैसे अनेक अवसरों पर आपको कोच कर पूछा करती थी, तो आप भी कहा करती थी कि अभी मेरी बेटी के लिए उसका करियर ही प्राथमिकता है। तो अब क्या हो गया? कुछ और भी जवाब बता दीजिए, जो आप जैसी पंचायती औरतें जब पूछा करें तो मैं भी दे सकूं। ना, ऐसा बोला तो नहीं, मगर उनकी बातें सुनने के बाद कुछ ऐसा ही उसके दिमाग में घूम रहा था। मैं फोन रखकर क्यों गुस्से में सोच रही हूँ, ऐसी औरतें बस उनकी तरह बेशर्मी से सुना देने लायक ही होती हैं। मगर मैं कुछ कह ही नहीं पाती, मगर हृदय को तकलीफ अवश्य होती है। तो मामी जी इस उम्र में सबसे ऐसी बातें करके पुण्य इकट्ठा कर रही हैं। निधि की बेटी भी विवाह के पश्चात अपने करियर और पढ़ाई के लिए मेहनत कर रही थी। उनकी मेहनत की प्रशंसा करने के बजाय मामी जी जैसे औरतें वो बातें कर रही थी जो यदि उनकी स्वयं की लड़की पर लागू नहीं होती थी, फिर दूसरे अनावश्यक पंचायत क्यों? मित्रों, मैं कुछ मुद्दे आपके समक्ष उठाना चाहती हूँ। किसी के बच्चे किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो किस किस एग्ज़ाम में बैठ रही हैं, उनके परीक्षा परिणाम कब आ रहे हैं, यह सिर्फ उनके माता पिता और उनको यानी कि उस परिवार को सोचने दीजिए। सभी वैसे भी कंपटीशन के तनाव में रहते हैं, उनका तनाव कम नहीं कर सकते तो वाहियात अनावश्यक
सवालों से उनमें वृद्धि ना करें। किसी की बेटी का विवाह कब होगा, इतनी जल्दी शादी क्यों कर दिया, इतनी देर क्यों लगा रहे हैं, मेरी या फलाने की बिटिया की तो इतनी जल्दी शादी हो गई, आप देर क्यों कर रही हैं। हर किसी की पढ़ाई, करियर की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। किसी में कम समय लगता है तो किसी में अधिक। फिर विवाह कब करना है, यह किसी व्यक्ति परिवार की व्यक्तिगत बात निर्णय है। इसमें अनावश्यक पंचायत करने या मजा लेने के लिए कूद ना पड़े। किसी की बेटी या बहू विवाह के पश्चात कब बच्चे का निर्णय लेगी, अरे अभी तक बच्चा नहीं कर रही है, लो बताओ जरा कैसे फटाफट बच्चे हो गए। इस तरह की बातें करने के या आपसे सुनने के बाद लोग आपकी प्रशंसा नहीं बल्कि क्षुद्र मानसिकता पर कुपित होंगे। लोगों की अपनी अपनी जिंदगी है, किसकी कितने उम्र में नौकरी लगेगी, कब विवाह हो जाएगा, कब बच्चे हो जाने चाहिए, इसके लिए कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। सब अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो दुनिया के बारे में ऐसी पंचायतें करने वाले लोग शायद अपने गिरबान में झांकना भूल जाते हैं, वरना उन्हें पता होता है कि अगर लोग उनके बारे में बात करने पर उतारू हो जाएंगे तो क्या क्या कह सकते हैं। यदि दुनिया में अच्छे कर्म करके, अच्छी बातें करके और अपने मधुर व्यवहार से लोगों के हृदय में ठंडक नहीं पहुंचा सकते तो अनावश्यक खुरपेच निकालकर उनके कलेजे को दग आहत भी ना करें। जीवन में बहुत कुछ करने को है, श्रेयस्कर कार्यों में मन लगाएं जिससे लोग आपके आने से, आपसे बातें करके प्रसन्न स्फूर्तिवान महसूस करें, आपसे दोबारा करने की, मिलने की इच्छा हो, ना कि आपकी बातें कानों से गुस्से वाला धुआं निकालने वाली साबित हों। आपकी बातें सुनने के बाद भी जो आपके लिहाज व सम्मान हेतु चुप है, किसी दिन आपको ऐसी खरी खरी सुना दे, फिर आप किसी से कुछ पूछने लायक ही ना रहें, क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथ। सिर्फ पूजा पाठ, दान पुण्य ही नहीं, किसी के हृदय को आहत ना करने वाले आपकी मधुर प्रेम भरी वाणी, व्यवहार भी पुण्य प्रदान करने वाले होते हैं। अपने जीवन के अनुभवों से लोगों को लाभान्वित करें, उनके काम आए। हाँ भाई, किसी के व्यक्तिगत जीवन में अनावश्यक टोका टोकी न करना भी बहुत बड़ी सामाजिक सहायता ही है। तो ऐसे लोगों से यही कहना है, सुधर भी जाओ ना, वरना आपकी बातें बहुतों ने फिर भी सुन ली, कहीं कोई मुंह पर ही ना सुना दे। इतनी पंचायतें तो ना ही करो आंटी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।